हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक होता क्या है। एक विस्तृत डिस्कशन करेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, किसको होता है, क्यों होता है और कैसे इसे डायग्नोज करते हैं और बेसिक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि एज अ कार्डियोलॉजिस्ट रोज हमारे सामने हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं। ऑलमोस्ट पिछले कई सालों से 15-20 सालों से मैं हार्ट अटैक के पेशेंट्स को ही देखता हूँ, डेली बेसिस पे ही देखता हूँ। तो एक बेसिक डिस्कशन हम करना चाहेंगे, हार्ट अटैक होता क्या है, किसको होता है, ताकि ओवरऑल एक ओवरव्यू आपको मिल पाए इस बीमारी के बारे में, जो कि पूरी तरह ट्रीटेबल है, लेकिन नहीं समय पर ट्रीट किया जाए तो काफ़ी घातक भी है, मिनटों में भी जान ले सकती है। तो आपको इसे समझना और इसके बारे में जानना ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। बेसिकली हार्ट अटैक का मतलब ये है कि हृदय की कोई नली अगर बंद हो जाए तो 100% अगर वो बंद हो जाती है तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। यानी उस पर्टिकुलर एरिया जिसको वो नली सप्लाई करती है वहाँ का ब्लड सप्लाई या खून का प्रवाह रुक जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के टिश्यू यानी सेल्स मर जाते हैं। वो मरते इसलिए हैं क्योंकि सेल्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई नलियों के माध्यम से ही मिलता है। जब नली बंद हो जाती है तो सेल्स का ग्लूकोज ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू का मरना चालू हो जाता है। यदि टिश्यू में ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए तो 30 मिनट से ज़्यादा टिश्यू उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और 30 मिनट के बाद सेल्स मरना चालू हो जाते हैं। ये प्रोसेस लगभग 12 घंटे तक चलता है और ज़्यादातर 12 घंटे के बाद ज़्यादातर टिश्यू मर चुका होता है, अनलेस उस एरिया में कोई और कोलैटरल से थोड़ा बहुत ब्लड आ जाए जो उस टिश्यू को जिंदा रखने में मदद करे। ज़्यादातर टिश्यू 12 घंटे के बाद मर जाता है। यही इंपॉर्टेंट कारण है कि जिसमें हार्ट अटैक के पेशेंट्स को हमें सबसे जल्दी ट्रीट करना पड़ता है, इसे एक मेडिकल इमरजेंसी की तरह से ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी का ट्रीटमेंट टाइम डिपेंडेंट है। यदि कोई पेशेंट हमारे पास पहले 30 मिनट में आ जाए तो हम पूरा टिश्यू बचा सकते हैं, और यदि वही पेशेंट वही हार्ट अटैक लेके 12 घंटे के बाद हमारे पास आता है तो हम कोई भी टिश्यू नहीं बचा सकते। हम वही ट्रीटमेंट पेशेंट को अगर देंगे भी तो उससे फ़ायदा कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगा यदि वो पेशेंट हमारे पास 12 घंटे के बाद आ रहा है। तो ये फैक्टर्स को समझना आवश्यक है कि हार्ट अटैक टाइम डिपेंडेंट ट्रीटमेंट होता है। इसमें अलग अलग हार्ट अटैक्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते, छोटा अटैक, बड़ा अटैक, जल्दी पेशेंट आए, लेट पेशेंट आए, बहुत सारे फैक्टर्स पे पेशेंट का मृत्यु दर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, हार्ट अटैक टाइम डिपेंडेंट होता है और इसलिए इसमें ट्रीटमेंट बहुत जल्दी करना पड़ता है। 70, 80, 90% वाले ब्लॉकेज और हार्ट अटैक के सिचुएशन में ये सबसे बड़ा फ़र्क होता है। जब व्यक्ति को 70, 80, 90% वाला ब्लॉकेज होता है तो उसके ट्रीटमेंट में हम टाइम लेके, डिसीजन लेके बाद में ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो फिर हम उतना टाइम नहीं ले सकते और उसी व्यक्ति को जल्दी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, नहीं तो मृत्यु का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वजन ज़्यादा है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, फैमिली हिस्ट्री है, या किसी व्यक्ति को सीडेंट्री लाइफस्टाइल वो जीता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक आते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? यदि व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसको सडनली तेज सीवियर छाती में दर्द होगा। ज़्यादातर वो लेफ़्ट साइड में होगा, लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट हार्ट की तरफ जाएगा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दर्द लेफ़्ट साइड में हो, गले से लेकर नाभि तक कहीं पे भी दर्द हो सकता है। ज़्यादातर गले से ऊपर और नाभि के नीचे दर्द नहीं होता। कई पेशेंट्स को सिर्फ राइट साइड का पेन भी हो सकता है, इसलिए लेफ़्ट साइड में हो पेन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और 100 में से 10% पेशेंट्स को हार्ट अटैक पेनलेस भी हो सकता है, बिना पेन के भी हो सकता है। ऐसे लोग को सिर्फ घबराहट होना, बेचैनी होना, पसीना आना, धड़कन बढ़ना और इस तरह के सिंपल सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन पेन सब पेशेंट को वो ज़रूरी नहीं है। पर फिर भी 90% पेशेंट्स को पेन होता है, इसलिए पेन इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम ज़रूर है, पर वो एकमात्र सिम्टम है ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हार्ट अटैक वाले पेशेंट को सिर्फ ये मानना कि टिपिकल पेन होगा तो ही वो हार्ट अटैक है या पेन के बिना हार्ट अटैक नहीं हो सकता, ये कम्प्लीटली गलत है। क्योंकि इस तरह के केसेस में काफ़ी बार हार्ट अटैक मिस हो जाता है और ट्रीटमेंट में डिले होता है। हार्ट अटैक के पेशेंट्स में डायग्नोस्टिक टूल्स क्या होते हैं? हार्ट अटैक के पेशेंट्स में ज़्यादातर ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते हैं, जिसमें हार्ट अटैक है या नहीं वो डिटेक्ट किया जाता है। ECG करने में जो चेंजेस आते हैं वो बड़े हार्ट अटैक में लगभग 95% ऑफ द टाइम्स डिटेक्ट कर लेते हैं चेंजेस को, कौन सी नली का और कितना बड़ा हार्ट अटैक है उसमें हम ये भी क्वान्टिफाई कर सकते हैं। कई बार माइनर अटैक 50% केस में ECG में मिस भी हो सकता है, इसलिए हर अटैक ECG पे पिकअप हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली हार्ट का सोनोग्राफी है, जिसमें हार्ट में कितना डैमेज हुआ, पंप फंक्शन कैसा है, वाल्व की कंडीशन कैसी है, हार्ट की कितनी दीवारें काम नहीं कर रही है, ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी से फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें इको पे पिकअप होती है। हालांकि इको भी काफ़ी केसेस में हार्ट अटैक को मिस कर सकता है, खासकर माइनर अटैक्स को। इसके अलावा आपको ट्रेडमिल टेस्ट कर सकते हैं, पर वो यूजली अक्यूट हार्ट अटैक में नहीं किया जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट यूजली
अगर किसी को हार्ट अटैक ना आया हो, कार्डियक एंजाइम्स नॉर्मल हो, तो वैसे केस में किया जा सकता है, पर ज़्यादातर ट्रेडमिल या स्ट्रेस टेस्ट हम अक्यूट हार्ट अटैक में नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप में आता है एंजियोग्राफी। जहाँ पेशेंट को बड़ा हार्ट अटैक और ईसीजी वगैरह पे कंफर्म है तो वहाँ हम कैथेटर यानी इन्वेजिव एंजियोग्राफी करते हैं। जहाँ पेशेंट को खाली डाउट है और हार्ट अटैक होने का चांस कम है वहाँ हम सीटी एंजियोग्राफी करते हैं। सीटी एंजियोग्राफी और रेगुलर एंजियोग्राफी में क्या डिफरेंस है, इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोस किए हैं, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो बेसिकली ये डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ है जिसमें एंजियोग्राफी सबसे बेस्ट है और बाकी सब चीज़ों को हम उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। वो हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस पेशेंट में एंजियो की ज़रूरत है, किसमें नहीं। ट्रीटमेंट की बेसिक मोडालिटीज़ ये है कि यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो नली को बंद को खोलना ज़रूरी है। साथ में हम खून पतला करने की दवा, सपोर्टिव थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी और ये सारी चीज़ें देते हैं। आईसीयू में पेशेंट को एडमिट करते हैं। यदि रिदम का प्रॉब्लम साथ में हुआ हो तो उसमें रिदम को नॉर्मलाइज करने के लिए इंजेक्शंस थेरेपी देते हैं या कई बार शॉक करके भी नॉर्मलाइज करना होता है। कार्डियक अरेस्ट बेसिकली हार्ट अटैक के पेशेंट में सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण होता है, तो इसलिए कार्डियक अरेस्ट अगर किसी को होता है, हार्ट बंद अगर हो जाता है तो शॉक करके काफ़ी केस में रीस्टार्ट करना पड़ता है ये। लेकिन अगर हार्ट अटैक के बाद हार्ट अरेस्ट हो रहा है तो 2-4 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट देंगे तो ही फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला स्टेप आता है बंद नली को खोलने का। बंद नली को खोलने के लिए 2 तरह की थेरेपी आती है, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी और एंजियोप्लास्टी का थेरेपी। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी नली के क्लॉट को डिसॉल्व करता है, ब्लॉकेज को नहीं खोलता है। जो खून का थक्का नली में जम गया जिसकी वजह से नली बंद हुई उसको वो खोलता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी का सक्सेस रेशियो 30 से 50% तक होता है और ज़्यादातर 90% केस में उसके बाद परमानेंट थेरेपी के लिए एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, नहीं तो वापस से उसी नली में वहीं पे अटैक आ सकता है। एंजियोप्लास्टी में जो कचरा नली के अंदर घुस गया है उसको क्लॉट को बाहर एस्पिरेट करके निकाल लेते हैं और कचरे को दीवार के साथ चिपका के क्रश कर देते हैं, जिसकी वजह से नली में ब्लड का फ्लो चालू हो जाता है। इसका सक्सेस रेशियो 95% जैसा है, 95 to 99% जैसा है और इसमें नली परमानेंट खुल जाती है, तो इसमें हमें आगे फर्दर कुछ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि इंजेक्शन वाली थेरेपी में वापस से एंजियोप्लास्टी करनी ही पड़ती है। तो ज़्यादातर आज के डेट में ऑब्वियसली एंजियोप्लास्टी को प्रेफर किया जाता है क्योंकि सक्सेस रेशियो ज़्यादा है, ज़्यादा कैलकुलेटेड अप्रोच है, ज़्यादा अच्छी साइंटिफिक अप्रोच है और बार बार कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन एंजियोप्लास्टी और थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी भी अलग अलग इश्यूज़ में, अलग अलग केस में, अलग अलग क्राइटेरिया से यूज़ होती है। इस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल वीडियोस किए हैं, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एक बार यदि एंजियोप्लास्टी हो गई, ट्रीटमेंट हो गया, नली खुल गई, तो 2 से 3 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है। इस दौरान दवा गोली का और कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो हार्ट अटैक के, उसका ध्यान रखा जाता है। हार्ट अटैक के बाद किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उस पर भी हमने सेपरेट वीडियो किया है। पेशेंट को दवाइयों का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज किया जाता है। उसके बाद पेशेंट को ज़्यादातर दवाइयाँ लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। उसमें खून पतला करने की दवा, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा, पंप सुधारने की दवा और जो रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, उसको कंट्रोल करने की दवा होती है। साथ में पेशेंट को लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, यानी अपना वज़न कम करना पड़ता है, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती है, स्मोकिंग, तंबाकू, अल्कोहल को बंद करना पड़ता है, अच्छा सात्विक खाना खाना पड़ता है और दोबारा हार्ट अटैक ना आए उसके लिए प्रिवेंटिव केयर करना पड़ता है। प्रिवेंटिव केयर में रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी इन्वॉल्व है। आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप पर भी ध्यान देना पड़ता है। अगर डॉक्टर को आपने एक बार दिखाया उसके बाद कभी नहीं दिखाया तो फिर काफ़ी चांसेस है कि बार बार आपको तकलीफ आ सकती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि हर 3 महीने से 4 महीने में एक बार डॉक्टर को दिखाते रहिए। जो भी बेसिक ज़रूरी ब्लड टेस्ट और हार्ट के टेस्ट है वो करते रहिए। एटलीस्ट साल में एक बार भी करते रहेंगे तो दोबारा अटैक आने का चांस कम हो सकता है। यदि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है एक नली में लेकिन साथ में मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं तो उनको भी हम सेम टाइम पे या कुछ महीने के बाद एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। इसको सेम टाइम एंजियोप्लास्टी या स्टेज्ड एंजियोप्लास्टी टेक्निक बोलते हैं। इस पर हम आज डिस्कशन नहीं करेंगे, एक ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। पर लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की ज़रूरत है जब किसी व्यक्ति को अटैक आता है। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमारा पर्पज़ यही था कि हार्ट अटैक क्या होता है, कैसा होता है, किसको होता है, उसमें क्या बेसिक इश्यूज़ है उसको डिस्कस करने का प्रयास हमने किया। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें और पूरा देखें।